Hello students, today I bring for you a new chapter, that is our environment. It is the last chapter of class 10th biology section. So let's start this chapter. Ecosystem. What are its components? The biotic and abiotic factor which surrounds any living organism is called its environment. What do you mean by biotic factors? Biotic means all living organisms are called biotic factor, and abiotic means all non-living factors or components are called abiotic factors. So the living and non-living factors or components which are surrounded by any living organism is called its environment. फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास की तरफ देखोगे तो कुछ लिविंग थिंग्स भी हैं, कुछ नॉन लिविंग पोर्शंस भी है, तो आपके आसपास की एरिया को कहा गया एनवायरनमेंट. ऑर्गेनिजम्स and physical surroundings interact with each other and maintain a balance in nature. Obviously, living organism and physical surroundings, that are non-living things, they interact with each other and maintain a balance in nature. All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents form an ecosystem. तो यही जो organisms हैं आसपास में और जो non-living constituents हैं, ये सब एक आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसको कहा गया इकोसिस्टम. लेट्स स्टार्ट. बायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एज आई टोल्ड यू. एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स. नेचुरल इकोसिस्टम दैट इज फॉरेस्ट, पॉन्ड एक्सेट्रा. एंड ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज गार्डन, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम एक्सेट्रा. कुछ इकोसिस्टम आपके नेचुरल है और जो है आपका फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, और कुछ आर्टिफिशियली इंसानों ने बनाया हुआ है जैसे कि गार्डन, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम एक्सेट्रा. नेक्स्ट, aquarium is a self-sustained system because it includes biotic factor that are fishes, aquatic plants, animals, and abiotic factor that are free space, water, oxygen and food. एक्वेरियम को कहा गया ए सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम कहा गया एक्वेरियम बिकॉज इट इंक्लूड्स बायोटिक फैक्टर मीन्स द लिविंग थिंग्स दैट आर फिशेस, aquatic plants and animals, and some non-living things that are free space, water, oxygen, food. These are the examples. Organism can be grouped as producer, consumer and decomposer. तो ऑर्गेनिज्म को देखते हुए तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर. अब इनके बारे में डिटेल्स जानते हैं. चलो देखो. प्रोड्यूसर्स, दे मेक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स मीन्स, थोड़ा सा याद कर लो जब हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसमें आपने देखा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, उसमें दिया गया था कि जो प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स और जो कुछ बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं ना, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, और अपना खाना बनाते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया. ग्रीन प्लांट मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजिंग द सोलर रेडिएंट एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ऑब्वियसली आप फेमिलियर हो इस टर्म से. ग्रीन प्लांट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, तो इनको कहा गया प्रोड्यूसर, भी रखा गया इनको. और कुछ बैक्टीरिया भी है जो कि जिनके पास क्लोरोफिल है, वो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं इन पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके. कंज्यूमर की बात करेंगे ना. ऑर्गेनिज्म दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर फॉर फूड, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर. They consume the food from producer or by feeding on other consumers. Obviously, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है और फुली डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर के ऊपर, किसके लिए, फूड के लिए, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. दे कंज्यूम द फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर और बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स. वो डिपेंड करते हैं जो प्रोड्यूसर फूड बनाते हैं उसके ऊपर, या फिर डायरेक्टली क्या करते हैं, उनको ही खा लेते हैं डायरेक्टली. तो कुछ टाइप्स के कंज्यूमर्स की बात करेंगे. हर्बीवोर्स में आपका आता है ग्रासहोपर, रैबिट, डियर और भी है.
कार्निवोरस में फ्रॉग, टाइगर, लायन, ओमनिवोरस में ह्यूमन, बियर, बर्ड्स, डॉग्स एक्सेट्रा। पैरासाइट्स में आ गया आपका राउंडवॉर्म, टैपवर्म एंड लीच। दीज आर सम टाइप ऑफ कंज्यूमर्स, हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट्स। नेक्स्ट डिकम्पोजर्स की बात करेंगे। मीन्स डिकम्पोजर्स कौन होते हैं ना, दे ब्रेक डाउन डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो यहां पर डिकम्पोजर प्रोड्यूसर का एकदम उल्टा काम करते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर ने क्या किया था, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया था, शुगर, स्टार्च। डिकम्पोजर क्या करते हैं ना, जो डेड रिमेन्स होते हैं जैसे कि डेड एनिमल्स, प्लांट्स हो गया, प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, उन सबको ये क्या करते हैं ना, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में दोबारा क्या करते हैं, रिसाइकल कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस गो इनटू द सॉइल एंड आर यूज्ड अप बाय द प्लांट। ऑब्वियसली इन्हीं डिकम्पोजर की वजह से ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ये फिर से सॉइल के अंदर चला जाता है और दोबारा से इसको प्लांट यूज कर लेते हैं। इन एन अनक्लीन एक्वेरियम फिशेस एंड प्लांट्स आर डाइड। अगर एक्वेरियम को आपने बहुत दिन तक क्लीन नहीं करोगे तो फिश और प्लांट्स मर जाएंगे। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगस ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये भी पॉइंट दिया गया है क्योंकि एक्वेरियम क्या है, एक्वेरियम एक मैन मेड इकोसिस्टम है, ओके, ह्यूमन मेड, आर्टिफिशियल है। तो वहां पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आसानी से नहीं जा पाते हैं। तो जो वेस्ट मटेरियल्स है फिश एंड प्लांट्स की, वो उसी एक्वेरियम में ही रह जाता है और उसको क्या कर देता है, अनक्लीन कर लेता है। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली अनक्लीन एनवायरनमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रॉपर तरीके से लिव नहीं कर सकता। इफ डिकम्पोजर्स आर एब्सेंट, द गार्बेज, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स विल नॉट डिकम्पोज, इट लीड्स टू एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल कॉजिंग पॉल्यूशन। ऑब्वियसली अगर डिकम्पोजर्स नहीं रहेंगे किसी जगह पे तो जो गार्बेज है, डेड एनिमल्स है, डेड प्लांट प्रोडक्ट है, वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। और डिकम्पोज नहीं होगा तो वो आपके एनवायरनमेंट में ही रहेगा और फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए क्या करेगा ना, पॉल्यूशन को कॉज करेगा। ओके, नेक्स्ट ये कुछ डिकम्पोजर्स के एग्जांपल देख सकते हो आप। जैसे कि आपका हो गया स्यूडोमोनास, ये एक डिकम्पोजर बैक्टीरियम है जो कि मोस्टली हर जगह पाया जाता है। ये मशरूम एक डिकम्पोजर फंगस है। ओके, जैसे कि यहाँ पर फ्रूट वगैरह मटेरियल्स है, आप यूज नहीं कर रहे हो उनको तो ऑटोमेटिकली वो खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट, तो ये काम किसका है ना, डिकम्पोजर्स का होता है। अब आते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। फूड चेन एंड फूड वेब क्या होता है। देखो, फूड चेन इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर और ऑर्गेनिजम्स टेक पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल। क्या देखो, फूड चेन इंपॉर्टेंट है। फूड चेन यहाँ पर नया टर्म है आपके लिए। देखो, ये एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे को एज ए फूड की तरह इंटेक करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट लेवल में। जैसे कि ये एक कंपोनेंट है पहला वाला, एक को क्या कहा गया, फॉरेस्ट फूड चेन कहा गया। जैसे ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर है, और ये आपका हार्बिवोरस है, डियर, हार्बिवोर और फिर कार्निवोर। तो ये क्या हो गया, इट इज ए फूड चेन। ओके, बी आपका आ गया ये ग्रासलैंड। यहां पर देख सकते हो आप ग्रासेस को ग्रास ऊपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक और ईगल। यहां पर ये जो आ गया ये पॉन्ड का इकोसिस्टम है। ये जो है आपका, इसको क्या कहेंगे ना, पानी के अंदर जो पाए जाने वाले प्लांट प्रोडक्ट है, एक्वाटिक। फिर उसके बाद ऑर्गेनिजम्स आ गए डिफरेंट डिफरेंट लेवल में। ओके, तो हर एक हो गया आपका एक फूड चेन। ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स ए ट्रॉपिक लेवल। तो फूड चेन का हर एक स्टेप को क्या कहा गया, ट्रॉपिक लेवल कहा गया। पहला ऑटोट्रॉप्स जो कि प्रोड्यूसर, ये हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में रहेंगे क्योंकि यही क्या करते हैं, अभी हमने देखा इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, तो ऑब्वियसली इनको हमने कहाँ रखा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में रखा। हर्बिवोरस को रखा हमने प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब कि जो सबसे पहले इन प्रोड्यूसर को एज ए फूड की तरह इंटेक करते हैं, उनको हमने रखा हर्बिवोरस में और प्राइमरी कंज्यूमर कहा गया। ये आ गया आपके सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर आ गया आपका स्मॉल कार्निवोरस
जिनको रखा हमने सेकेंडरी कंज्यूमर में, और उनको रखा ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल रखा गया, और आपका आ गया लार्जर कार्निवोर जो कि टेरशरी कंज्यूमर कहलाता है, वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आ गया, जो कि सबसे टॉप कार्निवोर भी कहा जाता है। ओके, तो इस तरह से डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल है, प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टेरशरी कंज्यूमर। नेक्स्ट फूड चेन के बारे में देखते हैं डिटेल्स थोड़ा। फूड इज द फ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी, ये भी हमने पढ़ा था आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। फूड ही है जो कि सारे डिफरेंट फंक्शंस को, बॉडी मेटाबॉलिक फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए एक एनर्जी का फ्यूल है, एनर्जी का सोर्स होता है। दस द इंटरेक्शन अमंग वेरियस कंपोनेंट्स इन्वॉल्व फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है तो एनर्जी आगे फ्लो होता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो प्रोड्यूसर हो गए, है ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक चीजें बना लिए, इनको डायरेक्टली आपका ग्रासहोपर ने इनटेक किया तो उसको रखा हमने प्राइमरी कंज्यूमर में। ग्रासहोपर से एनर्जी कौन लेके जाएगा, जो ग्रासहोपर को एज ए फूड की तरह इनटेक करेगा, तो वो हो गया आपका फ्रॉग, इसको हमने रखा सेकेंडरी कंज्यूमर में। देन स्नेक को एनर्जी चाहिए तो स्नेक किसको यूटिलाइज करेगा ना, फ्रॉग को खाएगा वो, तो स्नेक आ गया आपका टर्सरी कंज्यूमर में। एंड देन आपका आ गया स्नेक को खाने वाला, स्नेक को खा के जो एनर्जी पाने वाला है वो हो गया आपका हॉक, जिसको हमने रखा फाइनल कंज्यूमर में रखा गया। फिर जब ये हॉक मर जाएगा या फिर स्नेक को खाते टाइम कुछ जो मटेरियल्स जो वो नहीं खा रहा उसको डिकम्पोज करने का काम किसका है ना, यही बैक्टीरिया फंगस का है। तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में। प्लांट ने एनर्जी बनाया, वो ग्रासहोपर के पास आया, इनको हमने रखा प्राइमरी कंज्यूमर में। ग्रासहोपर ने इनको ग्रास को खाने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस किया वो ट्रांसफर हो गया फ्रॉग के पास, इसलिए फ्रॉग को रखा हमने सेकेंडरी कंज्यूमर में। फ्रॉग ग्रासहोपर को खाने के बाद जो एनर्जी बनाया वो ट्रांसफर हुआ स्नेक के पास, तो स्नेक को हमने रखा टर्सरी कंज्यूमर में। और स्नेक ने जो एनर्जी बनाया फ्रॉग को खाते हुए, वो हॉक ने स्नेक को खाया और वो एनर्जी ट्रांसफर हो गया हॉक के पास भी। अब हॉक, मान लो कि ये हॉक एक टाइम आया कि ये इसका डेथ हो गया, डेथ होने के बाद उसको एज ए फूड की तरह कौन इनटेक कर रहा है ना, यही डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर ने जो एनर्जी बनाया वो अपनी ग्रोथ में यूज किया, और फिर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस था उसको दोबारा से इन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक में बदल दिया, और उसके बाद फिर से उन पर्टिकुलर चीजों को यूज करेगा प्लांट, और फिर वो फिर से एनर्जी बनाएगा, फूड बनाएगा। क्योंकि सनलाइट है, वाटर है और मिनरल भी यूटिलाइज होता है, यूज होता है एनर्जी बनाने के लिए। ऑटोट्रॉप्स कैप्चर सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी आपने पढ़ा था इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में ये भी आपने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉप क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को बदलते हैं केमिकल एनर्जी में। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स एनर्जी गोज टू हेटेरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स। ऑटोट्रॉप से एनर्जी आता है हेटेरोट्रॉप्स में। ये सारे आपके हेटेरोट्रॉप्स हो गया, आपकी ग्रासहोपर से लेके हॉक तक, और उसके बाद डिकम्पोजर अपना काम कर लेते हैं। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी रिवील्स दैट ग्रीन प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% सोलर एनर्जी दैट फॉल ऑन द लीव्स एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में जो स्टडी किया गया था उससे ये पता चलता है कि जो ग्रीन प्लांट है जो जमीन पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रहते हैं, वो अबाउट जितना भी उनके ऊपर प्लांट के ऊपर मान लो 100% एनर्जी गिरता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका 1% एनर्जी यूटिलाइज करते हैं और उससे अपना खाना बनाते हैं। तो बाकी का 99% सोलर एनर्जी कहाँ जाता है ना, ये 99% एनर्जी रेडिएट हो जाता है एनवायरनमेंट में ही। When primary consumer eat green plant, a lot of energy is lost as heat. Some are used for metabolism, growth and reproduction, and about 10% of the food is turned into the body. It is the average amount of organic matter present on each step. It reaches the next level of consumers. देखो और क्या पॉइंट दिया गया ना, ग्रीन प्लांट ने चलो 1% सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इन्होंने फूड बनाया। मान लो कि इन्होंने 100% एनर्जी बना लिया, 100% एनर्जी बनाया, 1% सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया और उससे जो खाना बनाया वो 100% है। अब कुछ एनर्जी प्लांट ने भी यूटिलाइज किया है कि नहीं,
प्लांट ने भी कुछ अपने लिए यूज किया एनर्जी, अपनी ग्रोथ में, रिपेयर करने के टिश्यूज में, फ्रूट फॉर्मेशन, फ्लावर फॉर्मेशन में यूटिलाइज कर लिया। तो जब प्राइमरी कंज्यूमर उनको खाता है, प्लांट के प्रोडक्ट को खाता है, तो उसके पास ये बोला गया कि ये जो 100% का कितना एनर्जी आता है प्राइमरी कंज्यूमर के पास ना, सिर्फ 10% एनर्जी आता है प्राइमरी कंज्यूमर के पास, बाकी का 90% ग्रीन प्लांट यूज कर लेता है ना। 10% एनर्जी उसकी बॉडी में स्टोर होकर रहता है, रिजर्व एनर्जी स्टोर होकर रहता है 10%। फिर उस सेकेंडरी जो प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा कौन, सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना आएगा एनर्जी ना, यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास भी प्राइमरी कंज्यूमर ने 90% अपनी मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ में यूज कर लिया, रिप्रोडक्शन में भी यूज कर लिया एनर्जी, तो 10% जो स्टोर्ड एनर्जी है वो ट्रांसफर करेगा सेकेंडरी के पास। तो प्रोड्यूसर से एनर्जी आ गया प्राइमरी के पास, प्राइमरी से सेकेंडरी के पास थोड़ा और 10% हो गया उसका, और टर्शियरी के पास आते आते थोड़ा और एनर्जी कम हो गया। इस तरह से एनर्जी का जो लेवल है वो डिक्रीज होता जाता है। तो इसको एक फूड पिरामिड भी कहा जाता है। एनर्जी का पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर ये बना देता है। सबसे नीचे प्रोड्यूसर आते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो यहां पर और क्या दे रहा है। द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी रिवील्स दैट फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 or 4 स्टेप्स सिंस सो लिटिल एनर्जी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो ये और स्टडी क्या कह रहा है ना, जो फूड चेन में टोटली 3 या 4 स्टेप ही होते हैं, उससे ज्यादा स्टेप नहीं होते हैं। जैसे कि यहां पर दे रहा देखो, प्लांट को ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी एंड देन फाइनल हो गया, टॉप कार्निवोर आ गया। ठीक है ना, मतलब कि सिर्फ 3 या 4 स्टेप ही होते हैं और उसके आगे नहीं जाता। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है, जैसे कि यहां पर जरा प्रोड्यूसर की बात करेंगे, प्रोड्यूसर ने बनाया कितना, 100% एनर्जी बना लिया अपने लिए। ठीक है ना, अब उसमें से इसने 90% यूटिलाइज कर लिया, अपनी ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज कर लिया, तो सिर्फ 10% एनर्जी तो ट्रांसफर होगा यहाँ पर। तो 100% का 10% हो गया, मान लो यहाँ पर 10% एनर्जी आ गया किसके पास, प्राइमरी कंज्यूमर के पास। उस 10% एनर्जी का प्राइमरी कंज्यूमर ने भी 90% यूटिलाइज कर लिया, बचा कितना ना, 1% बचा यहाँ पर। क्लियर है ना, 1% एनर्जी बचा सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर ने भी 10% यूटिलाइज कर लिया, अपनी ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में, रिप्रोडक्शन में यूटिलाइज कर लिया, तो बचा कितना, सेम ये जो 1% एनर्जी ट्रांसफर होगा यहाँ पर, 1% का भी 10% कर लो यहाँ पर, तो कितना होगा ना, 0.1% एनर्जी आ गया टर्शियरी कंज्यूमर के पास। अब इतने कम एनर्जी में इसलिए दिया गया क्योंकि और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल की बहुत ही कम एनर्जी बचता है, इसलिए फूड चेन में टोटली 3 या 4 स्टेप ही होते हैं। There are generally so many individuals at lower tropic level, producer are greatest number. Obviously क्या दे रहा देखो, बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल में, तो प्रोड्यूसर का नंबर बहुत ज्यादा होता है। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली eaten by 2 or more kind of organisms which in turn are eaten by several other organisms. This series of branching relationship food chain is called food web. अब देखो फूड चेन और फूड वेब के बीच में डिफरेंसेस क्या है। जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पर फूड चेन की तरफ आते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर से इन्होंने क्या किया, एनर्जी बनाया अपने लिए। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ग्रासेस को ग्रासहोपर ही खाता है, और भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स है ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ग्रासहोपर ही ग्रास को खाएगा, और ऐसा भी नहीं कि ग्रासहोपर को सिर्फ फ्रॉग ही खाएगा, और भी अदर ऑर्गेनिजम्स है जो कि ग्रासहोपर को खाते हैं। सेम फ्रॉग को भी ऐसा नहीं कि सिर्फ स्नेक ही खाता है ना, दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो यहाँ पर ये जो चेन लाइक स्ट्रक्चर है, ये चेन नहीं बनता, ये क्या होता है ना, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर बहुत सारे इंटरकनेक्टेड है, बहुत सारे इंटरकनेक्टेड है, एरो बहुत इधर उधर हो गया है, तो ये जो नेटवर्क बनाते हैं इसलिए इसको टर्म दिया गया फूड वेब। क्लियर है? नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ एनर्जी फ्लो डायग्राम। फीचर्स क्या है? एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉडिफाइड करके क्वेश्चन पूछेगा कि एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल एंड जो जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो आपको एक्सप्लेन करके बतानी है। एनर्जी फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भी फ्लो होता है, ऐसा क्यों?
इट डज नॉट रिवर्ट बैक फ्रॉम ऑटोट्रॉप टू सन और कंज्यूमर टू ऑटोट्रॉप। ऑब्वियसली ये रिवर्स बैक नहीं होता कि कंज्यूमर से ऑटोट्रॉप के पास आ रहा है या फिर ऑटोट्रॉप से दोबारा सन के पास जा रहा है, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ही ट्रैवल होता है। एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट्स डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल, जो कि मैंने आपको कहा 90% यूटिलाइज हो जाता है और बचता है कितना, सिर्फ 10% एनर्जी ट्रैवल होकर जाता है दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। तो ये डिमिनिश होता है, कम होता जाता है एनर्जी आगे ट्रॉपिक लेवल पे जाते जाते। अब देखो यहाँ पर और क्या दिया गया, सनलाइट से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हार्बिवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर। तो ये दे रहा है, एरो को देखते रहो, एरो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ही फ्लो होता है। सनलाइट का एनर्जी प्रोड्यूसर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोड्यूसर का एनर्जी हार्बिवोर्स यूज करते हैं, हार्बिवोर्स को कार्निवोर, कार्निवोर को टॉप कार्निवोर। क्लियर है? ऐसा ये उल्टा डायरेक्शन में नहीं आएगा, ये नहीं कि टॉप कार्निवोर को कार्निवोर खाएगा, कार्निवोर को हार्बिवोर खाता है, हार्बिवोर को प्रोड्यूसर खाता है, ऐसा नहीं होता है कभी। तो इसलिए कहा गया एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल दिया गया है इसे। अब देखो, सम हार्मफुल केमिकल में एंटर द बॉडी थ्रू द फूड चेन। एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स आर वॉश्ड डाउन इनटू द सॉइल और वाटर। अब जो मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको कि सनलाइट की जो एनर्जी है उसका तो प्लांट ने सिर्फ 1% यूज किया, प्रोड्यूसर ने यूज कर लिया 1%, प्रोड्यूसर ने जो एनर्जी बनाया उस 1% का एनर्जी कितना बना, उसने 100% एनर्जी बना लिया और उसका 90% यूज भी कर लिया और सिर्फ 10% ट्रांसफर हुआ किसके पास, हार्बिवोर्स के पास ट्रांसफर हुआ। उस 10% का भी अगर 90% हार्बिवोर्स ने यूज कर लिया और 10% ट्रांसफर होगा कार्निवोरस के पास, फिर टॉप कार्निवोरस के पास आ गया। तो यहां पर जो दे रहा है इसको कहा गया 10% लॉ कहा गया, इसे 10% लॉ कहा गया कि एनर्जी जो फ्लो होता है सिर्फ 10% के रेशियो में ही फ्लो होता रहता है। 10% लॉ भी कहा जाता है, इसे याद रखना है इसे। तो यहां पर और भी दिया गया है कि जो ग्रासेस है, फॉर एग्जाम्पल एक गार्डन में कुछ ग्रास लगाए गए, ग्रास जल्दी जल्दी ग्रो करने के लिए जो गार्डनर है उसने क्या किया, कुछ पेस्टिसाइड को यूटिलाइज किया। पेस्टिसाइड्स को यूज करके इसने क्या किया ना, उस ग्रास को जल्दी जल्दी ग्रो कराने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज किया। अब पेस्टिसाइड के कुछ कंपोनेंट ग्रास के अंदर भी पाए गए, कुछ पेस्टिसाइड के कंपोनेंट्स ग्रास के अंदर भी है। अब उस पेस्टिसाइड, मान लो कि यहां पर फॉर एग्जांपल 50% पेस्टिसाइड ग्रास के अंदर चला गया। अब इस 50% एक ही ग्रास के पास 50% पेस्टिसाइड्स है जो कि बहुत ही हार्मफुल है ना। अब ग्रास को ग्रासहोपर खा रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि ग्रासहोपर सिर्फ एक ही ग्रास को खाएगा। ग्रासहोपर ने कितना ग्रास को खाया ना, ग्रासहोपर ने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 ग्रास को खाया एक बार। 3 ग्रास मतलब यहाँ पर कितना हो गया ना, 150% हो गया पेस्टिसाइड का कंसेंट्रेशन। सेम फ्रॉग ने भी क्या किया, एक ग्रासहोपर को खा के उसका पेट नहीं भरा तो फ्रॉग ने क्या किया, 2-3 ग्रासहोपर को खा लिया। तो 3 ग्रासहोपर को फ्रॉग ने खा लिया, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो ये हो गया आपका 450% हो गया परसेंटेज पेस्टिसाइड का। सेम इस तरह से आते आते क्या दे रहा है, देखो जब ये हॉग के पास आएगा तो हॉग के पास पेस्टिसाइड का कंसेंट्रेशन और ज्यादा होगा, ठीक है नहीं। इसको कहा गया बायो एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेट होता गया और ट्रांसफर भी होता गया, मैग्निफिकेशन भी कहते हैं इसे। अब देखो उसको समझते हैं अच्छी तरह से। कुछ हार्मफुल केमिकल में एंटर द बॉडीज थ्रू द फूड चेन, जो मैंने अभी आपको कहा, एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स आर वॉश्ड डाउन इनटू द सॉइल और वाटर फ्रॉम सॉइल, प्लांट ऑब्जर्व देम। अब यहाँ पर पेस्टिसाइड जो स्प्रे किया जाता है तो वो कुछ सॉइल में भी गिरता है और वो पानी में डिजॉल्व होके चला गया प्लांट के अंदर। और फ्रॉम द वाटर बॉडीज एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल टेक अप देम, thus they enter into the food chain। और जब प्लांट उनको यूटिलाइज कर लेता है उन पेस्टिसाइड्स को, तो वो फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। ये जो नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स हैं वो एक्युमुलेट होते रहते हैं हर ट्रॉपिक लेवल में। ये नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स है वो क्या होते हैं, एक्युमुलेट होते हैं हर ट्रॉपिक लेवल में। इसको कहा गया बायो मैग्निफिकेशन। अब जो मैंने आपको यहाँ पर जस्ट एग्जांपल दिया ऊपर की तरफ, और भी हम इसके बारे में देखते हैं कि 10
cereals, vegetables, fruits and meat contains pesticide residue. Their concentration is maximum in human body because human occupy the top level in the food chain. अब जो सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मीट है, इन सब में पेस्टिसाइड के रेसिड्यू पाए जाते हैं। पेस्टिसाइड के कुछ रेसिड्यू पाए जाते हैं, कुछ परसेंटेज पाए जाते हैं। अब उसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम कहाँ होगा? ना जो टॉप लेवल पे रहेगा, जो सबसे टॉप ट्रॉपिक लेवल पे रहेगा, टॉप कार्निवोर में रहेगा, उसी के अंदर ही तो ये सब क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाएगा। तो यहाँ पर तरह ह्यूमन बींग्स के बारे में दिया गया है, क्योंकि इंसान हमेशा टॉप ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाता है। यहां पर देखो, अभी ये एग्जांपल दिया गया है, ये मेफ्लाई है, देख सकते हो मेफ्लाइज में जब इस केमिकल को खाया, ये जो केमिकल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये पेस्टिसाइड है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। ये पेस्टिसाइड मेफ्लाई में एंट्री करेगा, मेफ्लाई से ये आ गया आपका ब्लू गिल के पास आ गया, जैसे कि देख सकते हो ये थोड़ा और कंसंट्रेशन बढ़ गया। ब्लू गिल को ये बैस खा रहा है तो इसके पास ये थोड़ा और बढ़ गया, और फिर इसको इंसान खा रहा है तो ये थोड़ा और बढ़ गया। यहाँ पर इधर देखो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल और पॉल्यूटेंट कैसे ये इंक्रीज होता गया लास्ट ट्रॉपिक लेवल पे, और टॉप ट्रॉपिक लेवल पे ये ट्रांसफर हो गया। सेम वाटर, जू प्लैंकटन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, और ये आपका आ गया ओस्प्रे। इस तरह से धीरे धीरे ये क्या होता है, एक्यूमुलेट होते होते बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी हो जाता है ये, और मैग्नीफाइंग होके टॉप लेवल पे पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पर एक और दिया गया, देखो लास्ट वाला डायग्राम देखो, डीडीटी कंसंट्रेशन पार्ट पर मिलियन पीपीएम। वाटर में कितना था ना, 0.00003 पीपीएम था, और जब ये चला आ गया किसके पास ना, आपकी जू प्लैंकटन के पास आ गया, तो वो हो गया कितना ना 0.5 पीपीएम हो गया। जू प्लैंकटन से ये ट्रांसफर करेगा स्मॉल फिश में, तो ये आ गया आपका कितना 2 पीपीएम हो गया, और फिर जब ये फाइनली जो टॉप लेवल पे बैठा हुआ है उसके पास आएगा तो कितना हो गया ना 25 पीपीएम हो गया। ये डीटी का कंसंट्रेशन कहलाता है। ये इस तरह से चीजें, केमिकल सब्सटेंसेस भी बॉडी में बढ़ता जाता है, इसको कहा गया बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मेथड्स टू रिड्यूस इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड्स। मेथड्स क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये जो पेस्टिसाइड है इनका ये रिड्यूस हो सके ना। मिनिमाइज द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। केमिकल पेस्टिसाइड के इस्तेमाल को बहुत ही मिनिमाइज करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, ओके, खाद का इस्तेमाल करना ज़्यादा, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करना। वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स थोरोली बिफोर यूज। फ्रूट्स वेजिटेबल को अच्छी तरह से वॉश करना, इससे भी क्या होता है ना पेस्टिसाइड्स का परसेंटेज थोड़ा डाउन हो जाता है। और यूज ऑफ ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ऑर्गेनिक फ्रूट किसको कहते हैं भाई, जो फ्रूट ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू ही ग्रो किया गया है, मतलब कि जिसमें कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं है, मतलब कि ये जो पेस्टिसाइड्स यूज नहीं किया गया है, तो इनको इस्तेमाल करने से भी क्या होता है, पेस्टिसाइड की इंटेक रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट, हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरमेंट। तो अभी हमने देखा फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के बारे में देखा, 10% लॉ भी आपका आ गया बीच में, और उसके साथ साथ फाइनली हमने देखा कि किस तरह से बायोलॉजिकल मैग्नीफाइंग प्रोसेस से जो हार्मफुल पेस्टिसाइड्स है वो कैसे एक्यूमुलेट होते होते चला आता है टॉप ट्रॉपिक लेवल के पास। अब आते हैं ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन, किस तरह से हमारे एक्टिविटीज हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट पड़ता है। O3 इज ए डेडली पॉइजन। ओजोन क्या है, एक डेडली पॉइजन है, जबकि ऑक्सीजन एक मोस्ट इंपोर्टेंट गैस है। ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो बन गया ओजोन और O3 जो कि पॉइजन है। However, at higher tropic level of the atmosphere, ozone shields the Earth's surface from dangerous ultraviolet radiation from the sun. जबकि ये ओजोन डेडली पॉइजन है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। वो क्या ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पे चला जाता है, ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर लेवल पे चला जाता है। ये मतलब कि हम कह सकते हैं ओजोन लेयर कहाँ पर है ना, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में है, और ये क्या करता है, एक शील्ड की तरह यूज होता है। शील्ड मतलब कि हमें प्रोटेक्शन देता है, किस चीज से ना, सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है उससे ये हमें बचाता है।
यूवी रेडिएशन कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट्स सच एज स्किन कैंसर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ेगा तो स्किन कैंसर होगा, हेयर फॉल होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। प्लांट के ऊपर पड़ेगा तो प्लांट के लीफ के ऊपर जो क्लोरोफिल होता है उनको नष्ट कर देगा, खराब कर देगा, ये खत्म कर देगा पूरा। तो क्लोरोफिल के बिना प्लांट अपना खाना भी नहीं बना पाएगा। तो एडवर्सली सबको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। लेकिन इस डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता कौन है ना, ये जो डेडली पॉइजन जिसको कहा गया ओजोन। At the higher tropic level of atmosphere, the higher energy UV radiation split some oxygen into free oxygen atom. They combine with O2 and to form ozone. तो हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है यही क्या करता है ना, यही ऑक्सीजन को तोड़ देता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो आप, यूवी रेडिएशन ने क्या किया ना, ऑक्सीजन को ऐसे ब्रेक डाउन कर लिया, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में बदल दिया और दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलके जो एक सिंगल हो गया था वो बना गया ओजोन लेयर O3। तो यूवी रेडिएशन ही बनाता है ओजोन लेयर को और ओजोन लेयर ही इसको अर्थ के ऊपर आने नहीं देता, रोक लेता है। तो ये भी डायग्राम देख सकते हो किस तरह से ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रे को रोकता है और अल्ट्रावायलेट रे के बिना ही बाकी रेस को हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर भेज देता है। अब आते हैं आगे। In 1980 the amount of ozone began to drop sharply। 1980 के टाइम पे ज़्यादा आप देखते हो नए नए कार बाइक वगैरह बनते थे उस टाइम और प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेट होते हुए आपके पास फ्यूल नहीं आता था। तो उससे क्या हुआ ना, ज़्यादा अमाउंट में मतलब कि ऐसे कुछ गैसेस प्रोड्यूस हुए जो कि ओजोन लेयर को क्या करने लगे, डिप्लीट करने लगे। डिप्लीट करने का मतलब खत्म करना, धीरे धीरे खत्म करने लगे। इट इज ड्यू टू द केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये इसलिए हुआ ताकि मेन केमिकल कौन सा ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, विच आर यूज एज रेफ्रिजरेंट्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर। CFC को कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं ना, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, जहाँ जहाँ AC में भी यूज होता है, इवन आपकी जो कूलिंग सब्सटेंसेस कार के अंदर भी यूज होता है CFC, और फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल होता है CFC। तो CFC ही मेन कॉज है जो कि ओजोन को डिप्लीट करता है, ब्रेक करता है, तोड़ देता है। अब इस डायग्राम को देखो अच्छे से। CFC रिलीजड इनटू द एनवायरनमेंट बाय इंडस्ट्रीज राइज अप टू द स्ट्रेटोस्फीयर। जो CFC प्रोड्यूस हुआ वो सीधा चला गया स्ट्रेटोस्फीयर में। सनलाइट ब्रेक CFC अप रिलीजिंग क्लोरीन। सनलाइट पड़ते ही क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन अलग हो गया। अभी जो क्लोरीन अलग हुआ, क्लोरीन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रॉय ओजोन। सॉरी, क्लोरीन रिएक्ट विथ ओजोन एंड डिस्ट्रॉय ओजोन। क्लोरीन क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और ओजोन को तोड़ देता है। ओके, और ये फिर से आ गया कहाँ पर, और ज्यादा रिएक्शंस होगा तो ओजोन लेयर क्या होगा ना, इस तरह से डिप्लीट हो गया। इन 1987 द UNEP United Nations Environment Program UNEP made an agreement to freeze CFC production at 1986 लेवल। क्या जरा देखो, 1987 में बहुत सारे ऐसे कुछ कंट्रीज एक साथ हुए, मिले और उन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन की यूज को मिनिमम या फिर बिल्कुल भी बंद करने का निर्णय लिया। उन्होंने शपथ लिया था, वहां पे एग्रीमेंट किया था। इट इज नाउ मैंडेटरी टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर। और अभी जो आपके पास है वो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स आते हैं जिसमें CFC का इस्तेमाल नहीं होता। अब यहां पर देखो और अच्छे से, क्लोरीन कैसे बना ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ जो सनलाइट है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो जुड़ गए और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन को अलग कर दिया। क्लोरीन ओजोन के साथ मिलके क्या बन गया, ये क्लोरीन मोनोक्साइड बन गया और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया। और ये जो क्लोरीन मोनोक्साइड ऑक्सीजन एटम के साथ मिलके क्लोरीन और ऑक्सीजन से फॉर्म हो गया इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से क्लोरीन गैस जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम कह सकते हैं, ये इस तरह से ओजोन लेयर को डिप्लीट करने लगा। तो 1987 में UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के थ्रू
ऐसा एक उन्होंने सब ओथ लिया था कि CFC की प्रोडक्शन को बिल्कुल जीरो कर देंगे। और बाकी कुछ और डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात करें तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, HFC और हैलोन से। द साइज ऑफ द ओजोन होल हैज रिड्यूस्ड इन रिसेंट ईयर। और जब CFC रेफ्रिजरेटर आने लगा, CFC का यूज बहुत ही कम हो गया, इवन HFC और हैलोन्स का भी इस्तेमाल कम हो गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, ओजोन जो होल हुआ था, बड़ा सा जो होल हुआ था, वो रिड्यूस होने लगा और फिर से पूरे अर्थ में ये कवर कर गया। नेक्स्ट इज योर, अभी था आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होता है और कौन सा गैस मेनली अफेक्टेड है। UNEP का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है और ये जो ईयर की बात हो रही है ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, तो ध्यान रखना इस चीज के बारे में। तो आजकल जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो गैस इस्तेमाल होता है उसमें कौन सा ना, CFC की तरह ही एक और गैस है जो कि क्या होता है ना, ओजोन लेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वो हो गया आपका कौन ना, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC। आजकल के जो फ्रिज है उसमें क्या होता है ना, HCFC गैस यूज की जाती है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे कि कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि ये जो गैस है ये क्या है, लेट्स से एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैस है। तो CFC का हमें अल्टरनेट मिल गया HCFC, जो कि आजकल बहुत सारे रेफ्रिजरेटर वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि ओजोन लेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। क्लियर है। अभी बात करते हैं मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, किस तरह से गार्बेज को मैनेज किया जाए। गार्बेज आर द अनवांटेड मटेरियल्स दैट पीपल हैव थ्रोन अवे। इन ऑर्गेनिजम्स specific enzymes are needed to break down a particular substance. So if we eat coal, we do not get energy. Similarly, bacteria and other saprophytes have no enzyme to break down artificial material like plastic. हम जो भी खाना खाते हैं उसके लिए एक पार्टिकुलर बायोकैटलिस्ट होता है और एंजाइम होता है जो कि उनको सिंप्लीफाई करता है, ब्रेक डाउन करता है ना। तो इवन ऐसा भी नहीं कि किसी भी चीज को आप खाओगे तो वो ब्रेक डाउन कर लेगा, जैसे कि यहाँ पर कोल दे रहा है, कोयला को खाओगे तो उससे आपको एनर्जी नहीं मिलने वाला है ना। तो यहाँ पर उसी तरह कुछ बैक्टीरिया के पास, ये जो डिकम्पोजर्स की बात हो रही है, इनके पास कोई एंजाइम नहीं होता। तो और इनके पास जो एंजाइम है वो सिर्फ हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल्स और प्लांट की प्रोडक्ट का वेस्ट मटेरियल्स को ही वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ना कि किसी आर्टिफिशियल मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं कर पाते, और जिससे कि प्लास्टिक का परसेंटेज हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर बहुत बढ़ गया है। अब इसको मैनेज कैसे करें। मैनेज द गार्बेज वी प्रोड्यूस। सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल फ्रूट, वेजिटेबल्स, लीव्स, मीट, पेपर, रबर। जो सब्सटेंसेस बायोलॉजिकल प्रोसेस से क्या हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, उनको हमने रखा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में, जिससे कि प्लांट और एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट, जिसमें कि आपका फ्रूट जाता है, वेजिटेबल्स, लीव्स, मीट, पेपर, रबर एक्सेट्रा, ये सब प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट हैं और एनिमल के प्रोडक्ट है ये। तो ये आसानी से डिकम्पोज हो सकते हैं, इनको हमने रखा बायोडिग्रेडेबल में। ओके, सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो सब्सटेंसेस इस प्रोसेस से ब्रेक नहीं होंगे उनको हमने रखा नॉन बायोडिग्रेडेबल में। दे आर इनर्ट एंड परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम और मे हार्म द इकोसिस्टम। ये एक लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत सालों साल तक ये अर्थ में ही रहते हैं, अर्थ क्रस्ट पे रहते हैं और हमारे इकोसिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं, जैसे कि आपका प्लास्टिक, ग्लास, नायलॉन, ये सब हो गया आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। इसके यहाँ पर कुछ दिया गया है, कुछ सब्सटेंस की बात हो रही है और कितना टाइम लगता है उनको ब्रेक डाउन होने के लिए। जैसे कि ग्लास बोतल है, उसको ब्रेक डाउन होने के 500 साल लग जाता है। प्लास्टिक के बैग 10 to 20 ईयर, प्लास्टिक कंटेनर 50 to 80 ईयर, प्लास्टिक सोडा बोतल 450 ईयर, नायलॉन फैब्रिक 30 to 40 ईयर। इतना टाइम लगता है डिकम्पोजर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए इन चीज़ों को, और जबकि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को कुछ ही दिन का टाइम लगता है ना, कंप्लीटली डिग्रेड होने के लिए। नेक्स्ट, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है आपके आसपास या फिर जो
नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है जो आप मोस्टली डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज करते हो, इनको यूज को कम करना है, तब ये मैनेज हो सकता है। अब देखो और अच्छी तरह से पढ़ते हैं इसके बारे में। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, किस तरह से इन गार्बेज को मैनेज करें। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक ऐसे बनाए गए हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, जैसे कि पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कानॉइड्स, पॉलीब्यूटाइलिन, सक्सिनेट एक्सेट्रा। ये कुछ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हैं जो कि ये बैक्टीरिया, ये जो डिकम्पोजर है, इनको आसानी से थोड़ा कम टाइम लेके डिग्रेड कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस्ड एट होम एंड क्लासरूम शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। इन चीज़ों जो भी बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनको प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करना और सेपरेटली उनको रखना है। द लोकल बॉडी दैट इज पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन हैव मैकेनिज्म टू ट्रीट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और ड्राई वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल और वेट वेस्ट, इस तरह से दो दो टाइप के आजकल आप देख सकते हो बहुत सारे पंचायत में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये क्या होता है ना, दो दो टाइप के ऐसे डस्टबिन होते हैं। एक में आपको वो चीज डालनी है जो मोस्टली या तो ड्राई होगा या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, और दूसरे में आपको ये डालना होता है जिसमें कि आपको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस या फिर वेट वेस्ट को डालना होता है। तो इनको सेपरेट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल एंड चेंजेस इन एटीट्यूड हैव जनरेटेड मच अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल। ऑब्वियसली लाइफस्टाइल की इंप्रूवमेंट में और हमारे आसपास एरिया के एटीट्यूड और चेंजमेंट में क्या हो गया, ज़्यादा अमाउंट के वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। और मोस्टली जो पैकेजिंग आइटम्स में, जैसे कि आप दुकान पे जाते हो, इवन सब्जी खरीदने जाओ, कुछ राशन लाने जाओ, कुछ खाने की चीज़ें लेने जाओ आप, तो आप दुकानदार से पॉलीथीन मांगते हो। पॉलीथीन क्या है, एक प्लास्टिक प्रोडक्ट है ना, और प्लास्टिक प्रोडक्ट को कितना टाइम लगता है हमने देखा अभी ऊपर डिग्रेड होने के लिए, तो इनका इस्तेमाल कम करना है। नेक्स्ट, अब ये लास्ट टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी का, जिसमें दिया गया है डिस्पोजेबल कप इन ट्रे। डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। शुरुआत में इसके बारे में एक एग्जाम्पल भी दिया गया था, या फिर आप देखोगे एनसीईआरटी के लास्ट वाले टॉपिक में दिया गया इसके बारे में, डिस्पोजेबल कप्स के बारे में। अब ट्रेन में क्या होता था ना, ज्यादातर प्लास्टिक कप का इस्तेमाल होता था। आपने भी देखा है कुछ दुकानों में कुछ सालों पहले कि ज्यादातर प्लास्टिक कप का इस्तेमाल करते, जो ट्रांसपेरेंट होता था। और प्लास्टिक हमने देखा वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उसका एक अल्टरनेटिव निकाला गया कुल्हड़ का, जो कि डिस्पोजेबल क्ले कप। ये पहले चालू हुआ फिर, बट इस तरह के डिस्पोजेबल क्ले कप को बनाने में क्या हुआ, सॉइल का जो फर्टिलिटी पावर है वो चला गया। ओके, तो इसीलिए इसका भी एक अल्टरनेट हमने निकाला, डिस्पोजेबल पेपर कप्स। इट इज बेटर देन प्लास्टिक कप बिकॉज दीज आर बायोडिग्रेडेबल, इट डू नॉट अफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ ड्रिंक। पहले तो ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये जो पेपर कप्स की बात हो रही है, और ये आप जो पीते हो चाय वगैरह उसको कोई अफेक्ट नहीं करता ये। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा मॉडिफाइड होके, आप देख सकते हो। नेक्स्ट, मैनेजिंग द गार्बेज विल प्रोड्यूस। गार्बेज को कैसे मैनेज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वेस्ट प्रोडक्ट, ई वेस्ट जिसको कहा गया, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, टेलीविजन, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। आप कुछ दिन यूज करते हो, खराब हो गया तो फेंक देते हो ऐसे ही। दे कंटेन डेंजरस केमिकल सच एज मर्क्यूरी, लीड, कैडमियम, पॉलीब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, बेरियम, लिथियम। तो ये कुछ बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स को कैरी करते हैं। दे कैन कॉजेस डैमेज टू ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी एंड स्केलेटल सिस्टम। यही केमिकल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर एंट्री होता है, तो ये बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। तो इनको प्रॉपर तरीके से एक गार्बेज में आपको रखना है, और वो उसको, क्योंकि आजकल ऐसे भी कुछ
बना हुआ है जो कि रिसाइकेलेबल हो सकता है, ठीक है ना, तो उनको दोबारा से रिसाइकिल किया जाता है। और इस तरह से आपका हम देखेंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। और अगर हम बात करेंगे और किस तरीके से हम अपनी गार्बेज को रिड्यूस करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे ना, आपका आ गया 3R को फॉलो करना है, 3R को फॉलो करना है। और 3R में कौन कौन आते हैं, एक हो गया आपका 3R की बात हो रही, ठीक है ना। 3R में कौन आ गया ना, पहला R हो गया आपका रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस। रिड्यूस करने का मतलब कि प्लास्टिक चीजों का यूज करना आपको रिड्यूस करना है। फिर आपका आ गया रीयूज करना है। कोई प्लास्टिक का आइटम से आपके घर में, तो उनको किस तरीके से और आप उसको अदर तरीके से रीयूज कर सकते हो। और फिर आपका आ गया रिसाइकिल। ओके, ये 3R की बात दिया गया है, एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हो। तो इन चीजों को, इन तीनों का 3R का हेल्प लेके हम अपनी गार्बेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और उसके साथ साथ 10th की बायोलॉजी की टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। और इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखना, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ना, और कोई भी आपको डाउट लगे सिंपली मुझे आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको डाउट लगे, कुछ चीज़ आपको समझ में ना आए तो मुझे सिंपल मैसेज कर सकते हो। और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू। जय जगन्नाथ।